सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि एक सवाल जो बरसों से उठ रहा है और शायद जब तक ये संगीत की दुनिया कायम है उठता ही रहेगा, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार, दोनों में बड़ा कौन, बेहतर कौन। मैंने हमेशा इस बात की मुखालफत की है कि दो फनकारों का कभी भी आपस में कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फनकार जो अपने फील्ड में देता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से द बेस्ट देता है। जो अपना सबसे बेहतरीन वर्क होता है, जो उसकी सबसे बेहतरीन फनकारी होती है, वो फनकार दुनिया वालों को वही पेश करता है। लेकिन उसके बावजूद न जाने फनकारों के चाहने वाले आपस में क्यों भिड़े रहते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलते रहते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि किसी एक को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे से नफरत करना शुरू कर दें या उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करना शुरू कर दें। ये बातें कुछ जेब नहीं देती। लेकिन रिसर्च जो मैंने की और मैंने लोगों से जब बातचीत की और मिला, तो एक हकीकत ये भी सामने आई कि न जाने क्यों मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के चाहने वाले आपस में हर वक्त एक दूसरे को कोसने काटने के लिए तैयार नज़र आते हैं, बड़े ही एग्रेसिव नज़र आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कौन बड़ा कौन छोटा, इस बहस में न पड़ते हुए हम जिसे पसंद करते हैं हम उनकी प्रशंसा करें, उन्हें सुने, इतना ही तो काफ़ी है। और किसी के बड़े और छोटे होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, और हम ये मुकाबला करें ही क्यों, या हम दो फनकारों का जो मुकाबला करते हैं हमें ये इख्तियार दिया किसने। अब देखिए ना, पिछली बार जो मैंने वीडियो पेश किया तो उसके बाद, हालांकि मैंने उस वीडियो में इसी बात पे फोकस किया था कि दोनों फनकार अपनी अपनी जगह पे स्तंभ हैं। हम किसी को किसी से छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। हमें चाहिए कि हम दोनों को सुने, दोनों की प्रशंसा करें और दोनों की इज़्ज़त करें। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास जो कमेंट्स आए, ख़ास तौर से व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोगों ने बड़े अजीब अजीब से मैसेजेस किए, बहुत अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने कॉल्स भी किए, और मज़े की बात यह हुई कि न जाने उनको मेरे वीडियो में ऐसी क्या ख़राब बात नज़र आई कि उन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे आप क्या हर टाइम रफ़ी साहब करता है, आपको मालूम है किशोर कुमार ऐसा इतना बड़ा आर्टिस्ट था जो 100 रफ़ी कुमार जो है वो जन्म लेने के बाद भी एक तो किशोर कुमार नहीं बन सकता है। मैंने कहा कि सर आप ठीक कह रहे हैं, आप किशोर कुमार को भगवान मानते हैं, बिल्कुल मानिए, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन आप ये क्यों चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी बड़ाई करे, या अगर आप रफ़ी साहब को अच्छा नहीं समझते तो आप ये क्यों चाहते हैं कि सारी दुनिया रफ़ी साहब को अच्छा ना समझे। भाई, जिन्हें रफ़ी साहब पसंद है वो रफ़ी साहब को सुनेंगे, जिन्हें किशोर साहब पसंद है वो किशोर साहब को सुनेंगे। लेकिन ऐसे ही भक्तों की वजह से मेरे दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ कि ये ज़रूरी है कि मैं कुछ हकीकतों का ऐसे भक्तों के सामने इंकिशाफ करूं। आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, जवाब आपको देना है। मैं जो सवालात करूंगा आपने उसे जवाब देना है, लेकिन मैं एक बात की गुजारिश करूंगा कि अपने जवाब में ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो या हमारी सभ्यता के ख़िलाफ़ हो। और एक गुजारिश और करूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के उन सवालों की तरफ जिनका जवाब आपने देना है। किसी भी फील्ड में किसी के सीनियर या जूनियर होने का, या किसी के बड़ा या छोटा होने का, या बेहतर या कमतर होने का जो हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, वो उस फील्ड में किए गए उनके काम के द्वारा, कि किस फनकार ने किस तरह का काम किया, कितना काम किया, किन लोगों के साथ काम किया, और इसी आधार पे हम किसी के बड़ा होने का या छोटा होने का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आज मैं सिर्फ सवाल करूँगा, जवाब आपको देना है। मेरा पहला सवाल यह है कि जब हम बातें करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की और किशोर कुमार जी की, तो हमेशा से इन दोनों के दरमियान इनके चाहने वाले
रफ़ी साहब के भी और किशोर साहब के भी एक कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और उस कंपैरिजन को करने में एक दूसरे को बेहतर से बेहतर साबित करने के चक्कर में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। लेकिन ये बात कैसे नतीजे तक पहुँचे, उस नतीजे तक पहुँचने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लेके आया हूँ और आप लोगों को बहुत ही नर्म दिली के साथ अपने दिमाग को खोलकर अपने मूड को बिल्कुल सही रखकर मेरे सवालों के जवाब देने हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में पहले दाखिला किसका हुआ था, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? जवाब आपको देना है। मैं दूसरा सवाल पेश कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि सबसे ज्यादा गीत इंडस्ट्री में अपने फिल्मी कैरियर के दौरान किसने गाए, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? मेरा तीसरा सवाल यह है कि अपने फिल्मी कैरियर के दौरान इन दोनों फनकारों में सबसे ज़्यादा ज़ुबानों में यानी कि भाषाओं में गीत किसने गाए, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? बात जब गीत की चल रही है तो क्यों ना मैं आपसे ये पूछ लूं कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे गीतकारों में इन दोनों फनकारों में से किसने सबसे ज़्यादा गीतकारों के साथ काम किया? जब बात गीत की आएगी तो संगीत का जिक्र भी आएगा, संगीतकारों का भी जिक्र आएगा। तो मुझे आप ये बताइए कि इंडस्ट्री में हमारे पास जहाँ पे सैकड़ों संगीतकार हैं, उन सैकड़ों संगीतकारों में सबसे ज़्यादा संगीतकारों के साथ किस फनकार ने काम किया, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? हमारे जो पार्श्व गायक हैं, इनकी आवाज़ का इस्तेमाल हमेशा किसी न किसी हीरो के लिए, सपोर्टिंग रोल के लिए, एक्स्ट्रा के लिए, इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए होता है। तो इन दोनों फनकारों का इस्तेमाल भी बहुत सारे अदाकारों के लिए किया गया। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों फनकारों में सबसे ज़्यादा अदाकारों के लिए किस फनकार ने अपनी आवाज़ दी, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? आपके दिमाग में जो जवाबात आ रहे हैं, आप उन तमाम जवाब को अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे एक एक सवाल को। मेरा अगला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा गीत डुएट लता मंगेशकर जी के साथ कौन से फनकार ने गाए, रफ़ी साहब या किशोर साहब? आशा भोसले जी, इन्होंने भी अपना एक इंडस्ट्री में मकाम पैदा किया और इनके साथ भी इन दोनों फनकारों ने बहुत गीत गाए, सैकड़ों की तादाद में गाए, रफ़ी साहब ने भी और किशोर साहब ने भी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इन दोनों फनकारों में आशा जी के साथ सबसे ज़्यादा डुएट्स किसने गाए? सोच के बताइएगा। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अवार्ड्स की तरफ। इन दोनों फनकारों ने अपनी ज़िंदगी में अपने फिल्मी करियर के दौरान बड़े आलीशान, बहुत बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए। उन अवार्ड्स में फिल्म फेयर एक ऐसा अवार्ड है कि जो ही बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है और अगर किसी अदाकार को या हीरो को या सिंगर को या राइटर को फिल्म फेयर के अवार्ड से अगर नवाजा जाता है तो वो उससे अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट समझता है। वो समझता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया। तो मुझे आप ये बताइए कि 1980 में तो रफ़ी साहब की वफ़ात हो गई थी। तो अगर हम फिल्म फेयर का हिसाब भी करेंगे तो उस वक्त तक करेंगे ना जब तक कि रफ़ी साहब हयात में थे। तो 1980 तक मिलने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स में ज़्यादा तादाद किस फनकार की थी? किस फनकार को ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 1980 तक, मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब? जब हम फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर नेशनल अवार्ड के बारे में बात करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं आप तमाम देखने वालों से पूछूंगा कि आप लोग मुझे इस बात का भी जवाब ज़रूर दीजिएगा कि नेशनल अवार्ड सबसे ज़्यादा किसे मिला, मोहम्मद रफ़ी साहब को
या किशोर कुमार साहब को? ये मेरे वो सवालात हैं कि इन सवालों के जवाब में ही आपकी जो एक डिस्गाइज है, आप लोगों की जो तलाश है या जो खलिश है, उसका जवाब पोशीदा है। मेरे इन तमाम सवालों में जो आपके जवाब होंगे वही इस बात का फैसला करेंगे कि बरतर कौन, बेहतर कौन, कमतर कौन। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता। मैंने हमेशा एक बात कहा, मेरे लिए दोनों फनकार बहुत अजीम हैं, बहुत बड़े हैं, और मैं दिल से उन फनकारों को न सिर्फ ये कि सुनता हूँ बल्कि इज़्ज़त करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात यही कहता हूँ कि इन दोनों फनकार की हम जितनी भी इज़्ज़त करें कम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो न जाने क्यों अपनी मोहब्बत के हाथों एक दूसरे को बेइज्जत करने लगते हैं, एक दूसरे फनकार के बारे में बड़ी अनाप शनाप बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। मैं आप तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा, अगर आप रफ़ी साहब के परस्तार हैं तो किशोर साहब को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किशोर साहब के परस्तार हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सूरज और चांद दोनों को यकजा नहीं करेंगे तब तक आपको दिन और रात का फ़र्क समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।